कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने भेजा समन। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी को समन भेजा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह समन भेजा गया है। ईडी के सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी को 2 जून यानी कि कल तलब किया गया है, जबकि सोनिया को 8 जून को बुलाया गया है। मामला पुराने केस से संबंधित है, जिसे 2015 में बंद कर दिया गया था और फिर से अब खोला गया है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने सोनिया और राहुल को समन जारी करने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार बदले की भावना में अंधी हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं है और न ही मनी एक्सचेंज का कोई सबूत है। नेशनल हेराल्ड मामले में एक्टिविटी में केवल कन्वर्जन या ऋण दिया गया है कि ये एक इतना ज़्यादा मनगढ़ंत काल्पनिक आरोप है कि एक प्रकार से ये मजाकिया चीज़ है। और मैं आपको ये प्रमाणित करना चाहता हूँ कि सिवाय इस प्रतिशोध की जो भावना जिसके साथ ये सत्तारूढ़ पार्टी अपने हर राजनीतिक विरोधी को अटैक करती है, इसमें कुछ भी नहीं है। 5 या 6 तथ्य बड़े सरल हैं, उनको आप देख लीजिए और अपने आप निर्णय करिए कि इस प्रकार का समन्स माननीय कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को दिया जा सकता है 2022 में। नंबर 1, यही चीज़ों के विषय में कानूनी कार्रवाई 2014-15 से चल रही है। आज 7 साल बाद इस प्रकार की चीज़ों में ईडी को लाया गया है। नंबर 2, ये विचित्र केस इसलिए है कि जहां कोई पैसा नहीं है या जहां कोई प्रॉपर्टी का स्थानांतरण नहीं है, वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई, ये हमको कोई समझाए। माननीय मोदी जी के बहुत सारे काबिल जो एडवाइजर हैं वो समझाएं। हुआ सिर्फ इतना कि एक कंपनी है AJL, पुरानी कंपनी है, वो दशकों से नेशनल हेराल्ड चला रही है। चूंकि वो एक आदर्शों पे, मूल्यों के आधार पर चलाती थी अखबार, कमर्शियली इतनी सफल नहीं हुई। कई दशकों के दौरान लगभग 90 करोड़ रुपए जो सब दिए गए हैं औपचारिक रूप से, वो उसकी डेट हो गई, ऋण हो गया। उस कंपनी को फाइनेंशियली मजबूत करने के लिए, मजबूत करने के लिए, आदर्शों और मूल्यों जिनके लिए वो खड़ी है उसको मजबूत करने के लिए, इस ऋण को हटाने के लिए, उसके किताबों को साफ करने के लिए एक बड़ी सरल चीज़ की गई जो इस देश में हर कंपनी करती है, विदेश में हर कंपनी करती है। उसने इस ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने का निर्णय किया। बिहार में सभी धर्मों की जातियों और उपजातियों की होगी गणना, सर्वदलीय बैठक में फैसला। बिहार में जातीय जनगणना का रास्ता साफ हो गया है। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर हुई सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से गणना को लेकर कई फैसले लिए गए। इस फैसले को एक ड्राफ्ट का रूप देकर कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। फैसला हुआ है कि सभी धर्मों की जातियों के साथ ही उपजातियों की भी गणना की जाएगी। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि गणना के लिए समय सीमा तय की जाएगी। नीतीश ने कहा कि सभी ने राय दी है कि जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए। सभी की सर्वसम्मति से यह फैसला हुआ है कि जातीय जनगणना हो। किसी ने भी इसे लेकर कोई विरोध नहीं किया। कैबिनेट के माध्यम से एक समय सीमा के भीतर इसे पूरा कराया जाएगा। समय भी बहुत कम रखा जाएगा। गणना के लिए विशेष ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। इसके लिए जितने भी पैसों की जरूरत होगी उसका भी इंतजाम किया जाएगा। सत्येंद्र जैन पर घिरे केजरीवाल का कश्मीरी पंडितों के सहारे पलटवार। कहा, इस साल 16 की हत्या, लौट रहा है 19 वाला वक्त। पिछले दिनों कश्मीर फाइल्स को झूठा बताकर चौतरफा घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब कश्मीरी पंडितों का दर्द जाहिर करते हुए कहा कि एक बार फिर उन्हें घाटी में निशाना बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस साल 16 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई है। एक बार फिर से कश्मीर में 90 के दशक का वक्त लौट रहा है। नमस्कार। आज कश्मीरी पंडित बहुत दुखी हैं। उनकी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, आतंकवादियों से उन्हें सुरक्षा दी जाए, उन्हें सिक्योरिटी चाहिए। कश्मीरी पंडित वापस हिम्मत करके कश्मीर में जाके बसे थे।
वहाँ जाके उन्होंने अपना घर बसाया, लेकिन अब उनके साथ वही हो रहा है जो 90 के दशक में हुआ था। उन्हें चुन चुन के उनके घर में घुस के, उनके दफ्तर में घुस के सड़कों पे निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। ये अमानवीय है, इंसानियत के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, और इसे रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। जब कश्मीरी पंडित भाई बहन इसका विरोध करते हैं तो उनको उनकी कॉलोनी में बंद कर दिया जाता है ताकि वो आवाज़ ना उठा सकें। वे लोग अपने किसी करीबी को जब मरते हुए देखते हैं और फिर जब वे इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। ये कैसा न्याय है? चाहे सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट हों, श्रीनगर में रहने वाले केमिस्ट ML बिंदु हों, या फिर स्कूल टीचर रजनी बाला हो, इस तरह 16 कश्मीरी पंडितों को इसी साल चुन चुन के मारा गया। ये सब कश्मीर समाज का हिस्सा है। कश्मीर का आम आदमी यही चाहता है कि कश्मीर में रहने वाले हिंदू और मुसलमान सभी एक साथ रहें, सुख से रहें, लेकिन आतंकवादी ताकतें ये नहीं चाहती कि ये लोग एक साथ रहें। उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, उनकी एकता सबसे बड़ा खतरा है आतंकवादियों के लिए। आज कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में आना चाहते हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर उनकी जन्मभूमि है। ये और कहाँ जाएंगे? कोई भी जब अपनी जन्मभूमि छोड़ के किसी दूसरे शहर में रहने जाता है तो चाहे हम उन्हें कितनी भी सुविधाएं दे दें, लेकिन अपना घर तो अपना होता है, अपनी मिट्टी तो अपनी होती है, उसके साथ तो अलग जुड़ाव होता है। अब ऐसा देखा जा रहा है कि कश्मीरी पंडित वहाँ ट्रक ड्राइवरों से मोल भाव कर रहे हैं बेचारे, ताकि सामान शिफ्ट किया जा सके। वो कश्मीर से निकल के जम्मू या फिर किसी दूसरे राज्य जाने को मजबूर हो रहे हैं। वापस वही वक्त आ रहा है जो 90 के दशक में था। अपने जीवन में कश्मीरी पंडितों के साथ दूसरी बार ऐसा हो रहा है क्योंकि हम उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाए। मेरी मांग है कि उनको उचित सुरक्षा दी जाए, उनकी आवाज़ को न दबाया जाए। ये उनकी जन्मभूमि है, उन्हें कश्मीर में अपना घर बसाने का हक मिलना ही चाहिए। मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। हमारी इसमें जो भी भूमिका होगी वो हम निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जय हिंद। कश्मीर कुलगाम में टीचर की हत्या, कश्मीरी पंडितों ने दी सामूहिक पलायन की चेतावनी। प्रधानमंत्री राहत पैकेज के तहत रोजगार पाने वाले कश्मीरी पंडितों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार 24 घंटों में उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं भेजेगी तो वे सामूहिक रूप से पलायन करेंगे। उन्हें कुलगाम जिले में आतंकवादियों द्वारा महिला शिक्षक की हत्या किए जाने के बाद विभिन्न स्थानों पर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है और ये चेतावनी दी है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हमने तय किया है कि अगर सरकार ने 24 घंटे के भीतर हमारे लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो फिर से बड़े पैमाने पर पलायन होगा। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर हत्या करने का सिलसिला जारी है और समुदाय सरकार से अपील करते करते थक गया है। उन्होंने कहा, हमें स्थानांतरित किया जाना चाहिए ताकि हमें बचाया जा सके। हमारा प्रतिनिधिमंडल पहले उपराज्यपाल से मिला था और हमने उनसे हमें बचाने के लिए कहा था। हम घाटी में स्थिति सामान्य होने तक 2 से 3 साल के लिए स्थायी पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। कश्मीर के IGP ने घाटी को आतंकवाद मुक्त बनाने के लिए यही समय सीमा रखी है। कोई मुसलमान था, कोई ईसाई था। किलिंग के हवाले से बताइए कि जो प्रोटेस्ट अभी चल रहा है। देखिए, हमने लास्ट टाइम प्रोटेस्ट किया था किलिंग्स को लेके, इनोसेंट किलिंग्स हो रही है। वैसे आज एक फीमेल टीचर को मारा गया, उस चीज़ को हम कंडेम करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं कि वैसे स्टेप्स लें ताकि ह्यूमन जो ये लाइव्स हैं उनको सेफ गार्ड किया जाए और ऐसे केसेस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ऐसे केस ब्रूटल किलिंग्स के पीछे कौन है। लाओ साहब ये बताइए कि आज आपने जो प्रदर्शन निकाला इस हवाले से। देखिए, ये जो हमारे यहाँ इनोसेंट बेटी को मारा गया, जो रंगी बेटी थी हमारी टीचर, उसको मारा गया, उसके खिलाफ हम सरकार जो हमारी सरकार है उसके खिलाफ हम एहतजाज करते हैं। और यहाँ पर हम इसलिए बता रहे हैं कि ताकि जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के दिमाग में ये आए, जहाँ जो इनोसेंट किलिंग हो रही है उसको रोका जाए। 20 दिन से 25 दिनों से कश्मीरी पंडित जो है वो लगातार प्रोटेस्ट पे है
तो अभी तक सरकार उनकी डिमांड क्यों नहीं सुन रही है? लेकिन इसीलिए हमने आज प्रोटेस्ट कर दिया, कैंडल मार्च कर दिया, हम सब मिलकर, हम समाज पार्टी सब मिलकर, तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि ताकि लोग सरकार के दिमाग में ये आए और इस किलिंग को रोकने की कोशिश करें। केके की मौत पर उठे सवाल। ऑडिटोरियम में क्षमता से ज्यादा भीड़ थी, एसी नहीं चल रहा था, पसीने से बदहाल सिंगर ने की थी शिकायत। बॉलीवुड सिंगर केके का कल कोलकाता में लाइव कॉन्सर्ट के बाद निधन हो गया। वे 53 साल के थे। केके कोलकाता के नजरूल मंच पर अपने परफॉर्मेंस दे रहे थे। केके की मौत पर अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया गया है और परिवार की सहमति मिलने के बाद बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि केके के सिर में चोट के निशान मिले हैं। इस बीच एक चश्मदीद ने दावा किया है कि केके की मौत की वजह ऑर्गेनाइजेशन का मिसमैनेजमेंट था। सोशल मीडिया पोस्ट में चश्मदीद ने लिखा, बंद ऑडिटोरियम में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, एसी काम नहीं कर रहा था। केके एक दिन पहले भी एसी को लेकर शिकायत कर चुके थे। ये मौत नॉर्मल नहीं थी। केके का कार्यक्रम नजरूल मंच पर था। उसकी क्षमता 2700 लोगों की थी, लेकिन ये प्रोग्राम एक कॉलेज का था, इसीलिए कॉन्सर्ट में 7000 से ज़्यादा लोग घुस आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, तफ्तीश न्यूज़।